meaning tax as per books means you can say tax as per better is income tax provisions. So first what you will do is you will calculate what is the income of the company as per income tax provisions means business and profession chapter 6 से other heads of income set of clubbing ये सब consider करने के बाद एक कंपनी का इनकम कितना है वो हम लोग कंप्यूट करेंगे and then we will apply tax rate at a concessional rate. See, for a company, you are using different rates. Means concessional rate is also available. But regularly, when you are computing tax on income, it will be calculated at the rate of 30% plus surcharge and the cess. हाँ? So regular income tax computation के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 30% tax rate लेना पड़ेगा plus surcharge and cess. जो concessional rate of tax है वो किसके लिए applicable होगा? Provided you are denying the benefits which are available. That means benefits like specified business or scientific research contributions or contribution for agricultural extension project or certain chapter 6A deductions or additional depreciation. ये सब benefit आपने waive off कर दिया तो ही हम लोग बोल सकते कि yes, then you can take the concessional rate of tax as the basis of calculation of tax as per income tax rules. But general तरीके में it is always good to take regular income tax rate that is 30%. अभी हम लोग क्या करेंगे पहले इनकम कंप्यूट कर लेंगे एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस उसके ऊपर टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. सरचार्ज कभी आएगा कंपनी को when its income exceeds rupees 1 crore. 1 करोड़ एक्सीड होगा तो कितना आएगा 5%. 5% करेक्ट. एंड अगर 10 करोड़ एक्सीड हुआ तो 12%. 7%. हाँ 7% एंड 12% ये रेट ऑफ सरचार्ज है फॉर कंपनी एसएससी एंड फॉर फॉरेन कंपनीज टैक्स रेट वाज 2% एंड 5%. तो डोमेस्टिक कंपनीज के लिए हम लोग टैक्स रेट कितना लेंगे विल कंसिडर टैक्स रेट ऑफ 30%, surcharge rate 7% if income crosses 1 crore, and if the income crosses 10 crore then surcharge rate will be applicable at the rate of 12%. इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे टोटल कंप्यूटेशन कर लेंगे. ऑलराइट. हाँ अभी ये होगा आपका टैक्स हाँ एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस. तो आपको ये फिगर को कंपेयर करना है दूसरे फिगर के साथ. अभी दूसरा फिगर कौन सा है तो आपको टैक्स निकालना है एज पर मैट प्रोविजंस. अभी जैसे हम लोगों ने एएमटी के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम निकाला था तो वैसे हमें क्या करना पड़ेगा विल हैव टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट एज पर मैट प्रोविजंस and then we'll have to apply a concessional rate of tax. Till last to last year the tax rate for MAT was 18.5%. And from last year the tax rate for MAT is applicable at the rate of 15%. तो आपको क्या करना है 15% से आपको टैक्स कंप्यूटेशन करना है बुक प्रॉफिट. अभी क्वेश्चन आता है ये बुक प्रॉफिट निकलेगा कैसे. तो बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए आपको तरीका यूज करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज दैट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन. मेथड ऑफ कंप्यूटेशन इज नेट प्रॉफिट यू शुड टेक एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मींस आपके पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट है वो आपका बेसिस रहेगा. एंड वो बेसिस लेने के बाद आपको क्या करना है यू हैव टू कंसिडर ओके ये बेसिस लेने के बाद आपको क्या करना है यू विल हैव टू कंसिडर ये बेसिस लेने के बाद आपको सर्टेन एडिशंस करना है वो नेट प्रॉफिट में. ये फिक्स्ड एडिशंस है एंड सर्टेन एलिमेंट्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. एंड ये प्लस माइनस करने के बाद जो एलिमेंट आएगा दैट वुड बी ट्रीटेड एज योर बुक प्रॉफिट. तो यहाँ पे जैसे हम लोग बिजनेस प्रोफेशन का इनकम कंप्यूट करने के लिए बहुत सारे इनकम टैक्स के प्रोविजंस यूज करते हैं वैसे यहाँ पे आपको करना नहीं पड़ेगा. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे विल कंसिडर द
बुक प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग सर्टेन एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग ट्रीट करेंगे बुक प्रॉफिट। हाँ, अभी ये कैसे निकालना है वो हमें डिटेल डिस्कस करना है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले ये जान लेते हैं आगे क्या होगा। तो जो बुक प्रॉफिट है उसके ऊपर हम लोग 15% का टैक्स लगाएंगे। सरचार्ज ऑब्वियसली एप्लीकेबल एज एप्लीकेबल 7-12%, लेकिन प्रोवाइडेड योर इनकम इज क्रॉसिंग द लिमिट, बुक प्रॉफिट क्रॉसिंग द लिमिट, एंड फिर हम लोग उसमें हायर एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे। सो आपका टोटल टैक्स आएगा जो रहेगा बी। अल्टीमेटली आपको टैक्स पेबल क्या आएगा, which will be higher of A and B. A and B में से जो हायर रहेगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे अल्टीमेट टैक्स पेबल, एंड ये जो टैक्स पेबल आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। एंड इफ यू आर पेइंग टैक्स एज पर बी, अगर बी के हिसाब से हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो क्या होगा, मैट क्रेडिट क्रिएट होगा। हाँ, तो मैट क्रेडिट कितने एक्सटेंट तक क्रिएट होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ बी माइनस ए। मतलब सपोज आप लोगों ने टैक्सेस पर इनकम टैक्स आया 5,25,000 एंड ये टैक्स आया 6 लाख, तो आपको कंपेयर करना है विच एवर इज हायर, तो आपका टैक्स पेबल कितना आएगा, इट विल बी 6 लाख, एंड आपका मैट क्रेडिट कितना होगा 6 लाख माइनस टैक्स पेबल एज पर इनकम टैक्स, सो 75,000 का मैट क्रेडिट क्रिएट होगा। एंड मैट क्रेडिट यूटिलाइज कभी होगा when your tax payable as per income tax provisions is higher as compared to tax payable as per MAT provisions। हाँ, तो ये जब भी सिचुएशन होगा तभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा as per income tax provisions less MAT credit। सो जो बैलेंस टैक्स रहेगा उतना आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। अभी मैट क्रेडिट क्रिएट होना, यूटिलाइज होना, उसको कैरी फॉरवर्ड करना, ये सभी प्रोविजंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ एएमटी। जो प्रोविजंस हम लोगों ने एएमटी में सीखा है सेम प्रोविजंस आप लोगों को यहाँ एप्लीकेबल होगा, एंड अकॉर्डिंगली विल डिसाइड हाउ मच इज द टैक्स पेएबल इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। ऑल राइट, यस। सर इसमें भी 15 इयर्स के लिए carry हाँ, forward इसमें कर भी सकते मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करने का टाइम यहाँ पे भी आपको 15 साल ही रहेगा। 15 साल तक आपको क्या होगा, मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करने का आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड 15 साल के बाद ऑब्वियसली आपका मैट क्रेडिट का बेनिफिट आपका क्या होगा, चला जाएगा। ऑल राइट, सर ये मैट का इंटेंशन क्या होता है, क्यों इंट्रोड्यूस किया था? इंटेंशन सेम जो एएमटी का था, मिनिमम टैक्स इतना कलेक्ट होना चाहिए था। यस, इतना मिनिमम टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, एंड सेकेंडली जो आप एक्सेसिव बेनिफिट्स ले रहे हो तो वो बेनिफिट्स हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, एंड अकॉर्डिंगली विल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस अंडर द मैट प्रोविजंस। एटलीस्ट उतना तो टैक्सेस आप लोगों से रिकवर करना चाहिए। नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैट पहले आया एंड फिर एएमटी आया, बराबर, लेकिन जब भी स्टार्टिंग ईयर में मैट आया तभी ये मैट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ? मतलब पहले डिपार्टमेंट ने जब भी प्रोविजन बनाया तो डिपार्टमेंट ने बोला विच एवर इज हायर दैट इज द अमाउंट विच यू आर रिक्वायर्ड टू पे, but that is very risky and that is you can say that it was injustice on the SSC that अगर मैं 6 लाख पे कर रहा हूँ तो actually speaking I'm paying 75,000 extra, right? Because अगर मैंने बोला कि 6 लाख ही मेरा टैक्स लायबिलिटी है तो ये कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा, मतलब इनकम टैक्स के प्रोविजन को कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो एक्चुअली स्पीकिंग माय टैक्स पेएबल इज 5,25,000 but now I'm paying 6 lakh। तो डिपार्टमेंट रियलाइज दिस कंसेप्ट एंड देन सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, मैट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लाया एंड वो क्रेडिट आपको यूज करने का परमिशन दे दिया। बट इनिशियल ईयर में जिसने मैट के हिसाब से टैक्स पे कर दिया उसका उतना लॉस हो गया बिकॉज दैट क्रेडिट was not created, so there is no question of utilization of such credit.
ऑलराइट, यस सर। यस। अभी ये कंसेप्ट समझने के बाद हमें मेन पॉइंट यहाँ पे जो सीखना है वो है कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। बिकॉज बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने आया तो फिर मैथ एकदम इजी है। पहले इतना सब प्रोविजन देख के आपको थोड़ा डर लगेगा कि अरे कितने सारे पॉइंट्स है, बट वंस यू सॉल्व सम्स तो आपको समझेगा कि बहुत सारे पॉइंट्स रिपीट होते हैं, सेम सेम पॉइंट्स विल बी रिपीटेड। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडिशंस व्हिच वी आर रिक्वायर्ड टू डू। अभी यहाँ पे हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट, राइट? तो नेट प्रॉफिट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद एक मिनट, या सॉरी, या तो यू विल स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वहां पे जैसे हम लोगों ने एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम से स्टार्ट किया था, वैसे यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट से ही स्टार्ट करना। अभी ऐड क्या क्या होगा देखो। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हाँ, अभी करंट ईयर में भले डीडीटी नहीं है, बट अगर हम लोगों ने डीडीटी कुछ लास्ट ईयर के रेफरेंस में पे किया रहेगा, और इफ आई वुड हैव पेड एनी टैक्स लायबिलिटी, तो वो हमें क्या करना है, सब एड बैक कर देना है। अभी यहाँ पे आप प्रोविजन रहने दो या एक्चुअल पेमेंट रहने दो, आप इनकम टैक्स डीडीटी कुछ भी पे करो, आपको क्या करना है, उसको एड बैक कर देना है। सेकेंडली, अमाउंट कैरी टू एनी रिजर्व्स। हाँ, अभी जब भी हम लोग कोई पीएनएल देखते हैं तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में व्हाट यू डू इज यू पीएनएल के क्रेडिट साइड में व्हाट यू डू इज यू शो द एंट्रीज फॉर पीएनएल के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस प्रॉफिट रहेगा तो वो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसी रिजर्व में। याद है, टू जनरल रिजर्व करके हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जनरल रिजर्व और एनी रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, किधर भी हम लोग ट्रांसफर करें। बट व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ रिजर्व, आई एम यूटिलाइजिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नाउ इज इट एन एक्सपेंस? No. नो, ऑब्वियसली एक्सपेंस है ही नहीं। मैंने क्या किया, सिर्फ उसको सेट असाइड कर दिया। तो सिंस इट इज नॉट एन एक्सपेंस, उसको मुझे क्या करना है, एड बैक कर देना है। हाँ, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है इसमें ये सब एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, एड बैक करते जाए। देन यू हैव प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन्ड लायबिलिटीज। कोई कोई कंपनी क्या करता है, इधर कोई भी लॉसेस बुक कर देता है। हाँ, मतलब टू लॉस ऑन क्लेम, मतलब किसी पार्टी ने मेरे अगेंस्ट क्लेम फाइल किया है, मुझे लगता है कि उसमें मुझे कंपेंसेशन 2 लाख का देना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं 2 लाख का प्रोविजन क्रिएट करके रखता हूँ। हाँ, बट कैन आई से दैट लायबिलिटी हैज एक्चुअली अराइज्ड? जब तक No. कोर्ट ऑर्डर फाइनल नहीं होता तब तक कैन आई से दैट लायबिलिटी इज फिक्स्ड ऑन मी? नो। तो दिस इज नॉट अ केस ऑफ असर्टेन लायबिलिटी। तो जो लायबिलिटीज कंफर्म्ड नहीं है, अनअसर्टेन्ड है, तो उसको मैं क्या करूंगा, एड बैक कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्यूचर लॉसेस के लिए प्रोविजन क्रिएट करके रखता हूँ, या फिर फ्यूचर कुछ एंटिसिपेटेड एक्सपेंस रहेगा उसको बुक करके रखता हूँ। तो जो आप लोगों ने डिफरेंस देखा रहेगा बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो आपको ध्यान से याद रखना है। एंड जो अनअसर्टेन लायबिलिटी रहेगा उसको एड बैक कर।
then depreciation you are required to add. हाँ, अभी कोई एलिमेंट्स आप देखोगे कि प्लस माइनस दोनों में आ रहे हैं. हाँ, जैसे रिजर्व्स था, रिजर्व्स हम लोगों ने ऐड कर दिया, वैसे रिजर्व्स आपको लेस में भी मिलेगा. हाँ, वो लेस वाला कौन सा है? अगर मुझे प्रॉफिट कम पड़ गया तो मैं क्या करता हूँ, रिजर्व सीधा ट्रांसफर कर देता हूँ, राइट. कि एक्सेस प्रॉफिट है तो मैं एक्सेस प्रॉफिट रहेगा, सॉरी प्रॉफिट कम है ये साल में, तो मैं क्या करता हूँ, जनरल रिजर्व से विड्रॉ करके पीएनएल में बैलेंस लेके आता हूँ. करेक्ट. तो दैट इज कंसिडर्ड एज विड्रॉल ऑफ द रिजर्व और रिडक्शन इन द रिजर्व. तो ये जो हम लोग रिजर्व कम कर रहे हैं, तो दैट इज दैट एन इनकम फॉर द कंपनी? ये मैंने जनरल रिजर्व एक ही साथ दोनों नहीं होगा, बट सपोज मैंने जनरल रिजर्व से यहाँ पे 1 लाख ट्रांसफर कर दिया, तो डज इट मीन 1 लाख इज माय प्रॉफिट? No. नो. तो इसके लिए मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू सबट्रैक्ट दैट अमाउंट, तो उसको मैं लेस कर दूं. सिमिलरली डेप्रीसिएशन ऐड हुआ, वैसे डेप्रीसिएशन आपको लेस भी करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन लेस कौन सा करेंगे? अदर देन रीवैल्यूड एसेट्स. ये ध्यान से पॉइंट देखते हैं अभी. अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, मतलब एसेट जो प्राइस पे पहले से था वही प्राइस पे आपने रख दिया, तो दोनों एड एंड लेस का अमाउंट क्या रहेगा? सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी आपके बुक्स में दिख रहा है 50 lakhs बैलेंस शीट में. हाँ, 50 लाख पे मैंने इधर डेप्रीसिएशन क्लेम किया है, टू डेप्रीसिएशन 10%, 5 lakhs. करेक्ट. हाँ, अभी इसमें कुछ मैंने रॉन्ग किया क्या? एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन क्लेम किया क्या मैंने कुछ भी? नो. 50 लाख का एसेट था, मैंने 5 लाख का डेप्रीसिएशन क्लेम कर दिया. तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस में सेम अमाउंट होगा. प्लस में 5 लाख होगा एंड माइनस में 5 लाख होगा. तो आपने नहीं दिखाया तो भी चलेगा, बिकॉज बोथ प्लस एंड माइनसेस आर वन एंड द सेम, राइट. डू यू एग्री? So this is not a particular format ना, मैथ का जो आपने लिखा है वो अगर एडजस्टेबल कुछ है नहीं तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. चलेगा चलेगा. इफ समथिंग इज नॉट देयर देन यू नीड नॉट राइट इट. These are the inclusive and exclusives in this book profit. हाँ, जैसे अभी देखो ट्रांसफर टू रिजर्व एंड ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व दोनों नहीं रहेगा, तो उसमें से जो रहेगा वही आपको लिखना है, बाकी दूसरा नहीं लिखने की जरूरत नहीं. Okay, got it. ओके, डेप्रीसिएशन का ये पॉइंट समझ में आ गया. 5 लाख प्लस 5 लाख माइनस. Yes, sir. यस. हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया कि कॉस्ट इज 50 लाख बट रीवैल्यूड फॉर 60 लाख, देन क्या होगा? तो मैं इधर कितना दिखाऊंगा? 60 दिखाऊंगा. तो मेरा डेप्रीसिएशन बुक्स में कितना दिखेगा? 6 लाख दिखेगा. तो इधर मुझे एड बैक कितना करना है? 6 कर. अभी लेस में भी 6 लेस होगा क्या? नहीं. तो लेस में कितना होना चाहिए? अदर देन रीवैल्यूड एसेट. आपके एसेट का कॉस्ट प्राइस कितना था? 50 लाख. आपने उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 60 lakhs. 60 लाख. मतलब आपने 10 लाख से बढ़ा दिया. तो जितना अप्रिसिएट कर दिया आपने, मतलब जितना रीवैल्यू कर दिया, उसके ऊपर आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ओरिजिनल एसेट्स जितना था उसको हम लोग कंसिडर करेंगे. ओरिजिनल एसेट कितने का था पता? 50 lakhs. 50 लाख का था. तो 50 लाख का डेप्रीसिएशन इधर लेस होगा. हाँ, तो आप नेट नेट देखोगे तो 6 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख का नेट अमाउंट आया. ये 1 लाख कैसे आया? तो 10 लाख एक्सेस, मतलब 10 लाख का वैल्यू मैंने अप्रिशिएट करके दिखाया था,
उसके ऊपर 10% मीन्स मैंने कितना एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन चार्ज किया 1 लाख। डू यू एग्री? तो ये 1 लाख का जो एक्सेस डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एड बैक हो गया आपके प्रॉफिट में। तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ, 1 लाख से बढ़ गया। डू यू एग्री? सर सर बट अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनअप्रोप्रिएटली चार्ज किया, फॉर एग्जांपल 10% के पे 40% कर दिया, फिर भी वो एडजस्टमेंट तो करेंगे ना हम लोग बुक पर, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यस। करना ही पड़ेगा। नथिंग, सिर्फ रीवैल्यूएशन के लिए करना, वैसा कुछ नहीं ना। नहीं, लेकिन देखो आपको जब भी आप बुक प्रॉफिट निकालोगे तो भी आपको जो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन देखना है वो मैट के सॉरी इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं देखने का, एज पर कंपनीज एक्ट देखने का। ओके। हाँ, क्योंकि हम लोग रेगुलर इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स लेते हैं। मैंने इधर किधर भी एज पर इनकम टैक्स का बात किया क्या अभी? नहीं नहीं मुझे नहीं। सिर्फ बुक के हिसाब से जाना है, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए कि बुक में एसेट कितना है, बुक में लायबिलिटी कितना है, बुक का नेट प्रॉफिट कितना है, मतलब बुक में अल्टीमेटली प्लस माइनस करने के बाद एडजस्टेड बुक प्रॉफिट कितना आता है, उसके ऊपर मुझे टैक्स कंप्यूट करना है। हाँ? तो इसके लिए आपको ये चेक करना है कि कंपनीज एक्ट में जो डेप्रीसिएशन का रेट है वही मेंशन किया है कि नहीं। तो अगर वो किया है तो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब अनलेस देयर इज अ रीवैल्यूएशन। लेकिन इनकम टैक्स का अलग है, बुक का अलग है, वो हमें इधर कंसिडर नहीं करना। ऑलराइट, ओके सर। देन यू हैव तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट वो सब भी कुछ नहीं आएगा ना सर? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके सर। ओके। इधर जो बुक्स में दिया है वो हमें फॉलो करना। तो बुक्स में एज पर कंपनीज एक्ट जो डेप्रीसिएशन आएगा वही हम लोग कंसिडर करके कैलकुलेशन करेंगे। ओके सर। यस। नेक्स्ट इज डेफर्ड टैक्स प्रोविजन। अभी आपको पता है कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम एज पर बुक्स एंड इनकम एज पर टैक्स लायबिलिटी, बराबर? तो ये दोनों में डिफरेंस होने के वजह से क्या होता है, दोनों का टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग है, बराबर? तो जो जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से टैक्स डिफरेंस होता है उसको हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी करके दिखाते हैं। तो डेफर्ड टैक्स प्रोविजन मतलब एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट किया रहेगा या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया रहेगा, तो हम लोग उसको एड बैक, मतलब एक्सपेंस दिखा है तो एड बैक करेंगे, इनकम दिखा है तो उसको हम लोग लेस करके दिखाएंगे फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में डेफर्ड टैक्स प्रोविजन या डेफर्ड टैक्स रिवर्सल जो भी रहेगा वो आपको इनकम करके या फिर एक्सपेंस करके एडजस्ट करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली फिर आपका बुक प्रॉफिट आ जाएगा। ऑलराइट, then you have provision for diminution in the value of the asset। ये क्या है, एसेट का वैल्यू अगर कम होते गया तो उसके लिए मैंने प्रोविजन क्रिएट किया। So let us say I created two provision for reduction in value of assets। उसका प्रोविजन क्रिएट कर दिया 5 लाख। अब ये तो मैंने ऐसे ही प्रोविजन क्रिएट करके रखा है। तो ये जो प्रोविजन क्रिएट किया, इवन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल कम हियर बिकॉज वो तो मैंने ऐसे ही रैंडम प्रोविजन किया है। तो ये जो रैंडम प्रोविजन है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में एड बैक करना। देन प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम, तो इसके लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। देन expenditure, now this is important, expenditure in connection with exempt income under 10, 11 और 12, हाँ, ये ऐड कर देंगे। अभी जैसे एक्सपेंस ऐड कर दिया वैसे उसके रिलेटेड जो इनकम है वो हमें लेस कर देना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मतलब 10, 11 या 12 इस सेक्शन में जो जो एग्जाम्शन रहेगा वो एग्जाम्शन का पॉइंट हम लोग ऐड बैक कर देंगे एंड फिर एग्जाम्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा उसको ऐड बैक कर देंगे एंड इनकम रहेगा विच इज exempt अंडर सेक्शन 10, 11 और 12, तो हम लोग उसको लेस कर देंगे। I'll give you one example.
लेट अस से एग्रीकल्चरल इनकम, वो है 2 लाख, एंड डेबिट साइड में एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस, लेट अस से 1,20,000. So is agricultural income exempt from taxes? Yes or no? Yes, yes. Agricultural income is exempt from taxes. तो हमें क्या करना पड़ेगा? Since the income is exempt from taxes, इधर हम लोग ऐड करेंगे उसका एक्सपेंस, और बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका इनकम. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इनकम मेरे प्रॉफिट में इंक्लूड है वो कम हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली 80,000 पे मुझे टैक्स भरना नहीं पड़ेगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. सर Yes. सेक्शन 12 में कौन सा इनकम आएगा? देखो 10, 11 एंड 12 में 10 तो आपका सेक्शन है एग्जाम्शन सेक्शन, जहाँ पे अलग अलग सेक्शन आता है, 10(1), 10(2) ऐसे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, एंड Yes. वो स्पेसिफिक केस हो गया. हाँ, अभी सेक्शन 11 एंड 12 में कौन कौन से सेक्शन आएंगे, तो सेक्शन 11 एंड 12 में जो ट्रस्ट है या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, तो उसके रिलेटेड जो जो एग्जम्पशंस आएगा वो सेक्शन 11 एंड 12 में कवर होगा. हाँ, तो 11 एंड 12 सेक्शन में आपको चेक करते वक्त आपको देखना पड़ेगा कि वो इनकम एग्जम्प्ट है क्या एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो हम लोग उसको एग्जम्पशन में ट्रीट करेंगे. हाँ, तो जैसे रेगुलर ट्रस्ट है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है, हाँ, तो वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है या फिर रजिस्टर्ड ट्रस्ट है which are operate or which are obtaining donations from other parties. आपको अगर याद रहेगा तो हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रस्ट which have obtained exemption under section 12AA of the income tax act, याद है? तो वो सब जो ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जम्पशन है, वो सब एग्जम्पशंस आपका सेक्शन 11 एंड 12 में कवर होगा. ऑलराइट, तो अगर एक कंपनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरह ऑपरेट कर रहा है तो उसके रिलेटेड जो रिसीट्स या एक्सपेंडिचर रहेगा वो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा. ऑलराइट, Yes, sir. then you have expenditure or losses with reference to section 86. हाँ, अभी यहाँ पे अगेन जैसे ऊपर के केस में हमने देखा था कि ऊपर के केस में क्या देखा था, पहले एक्सपेंस को ऐड कर दिया एंड फिर हम लोगों ने इनकम को क्या कर दिया, लेस कर. अभी सेक्शन 86 में क्या आएगा, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था असेसमेंट ऑफ एओपी बीओआई, तो उसमें क्या किया था हम लोगों ने कि उनके एक्सपेंस, मतलब सपोज आई एम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सो मेरे आई एम नॉट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ओके एक मिनट, लेट अस से ए बी एंड सी लिमिटेड, हाँ, ये मिलके एओपी फॉर्मुलेट हुआ. कैन इट हैपन? यस, ए बी एंड सी लिमिटेड मिलके एओपी फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्या? हेलो, हमने ये लास्ट वीक ही सीखा. सर ये कर सकते हैं ना एग्जांपल कर पे सकते हैं, बराबर. अभी जब भी वो ए बी एंड सी लिमिटेड एओपी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, तो सी लिमिटेड का एओपी के रिलेटेड कुछ एक्सपेंस भी हो सकता है, एंड एओपी से उसको कुछ इनकम भी मिल सकता है, राइट? हाँ हाँ तो उसको एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है, ऐड करना है, एंड फिर इनकम को आपको क्या करना है, लेस करना है. देखो यहाँ पे दिया है शेयर ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ फर्म, एलएलपी, एओपी, वो सब. मतलब वो जो सी लिमिटेड का अगर हम लोग जब मैथ कंप्यूटेशन कर रहे हैं इसका बुक परफेक्ट, तभी ये ऐड बैक करना है, ऐड और लेस. यस, एक्सपेंसेस ऐड एंड इनकम लेस. ऑलराइट,
तो फिर इसको 86 नहीं 86 का तो रिबेट वाले तो आएगा नहीं। और अगर इंक्लूड है तो देखो, हर एक रेयरली ऐसा होता है कि कोई कंपनी किसी एओपी का पार्ट है, अगर रहेगा तो फिर ये हम लोग एक्सपेंसेस एंड इनकम को कंसिडर करेंगे, बिकॉज द शेयर ऑफ प्रॉफिट एनीवेज इज एग्जाम फ्रॉम टैक्सेस। यस तो इनकम एग्जाम्प्ट है तो उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, तो इनकम लेस करते हैं तो एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यस ऑलराइट, यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। यस। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये चार तो हमने देख लिया। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एज पर बुक्स। अभी आप लोगों को याद रहेगा कि हम लोग अनएब्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस बोलते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करने का लिमिट्स रहता है स्पेसिफिक, 3 साल, 4 साल, 8 साल। तो ये जो स्पेसिफिक लिमिट्स है वो एज पर इनकम टैक्स, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग जो कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस या डेप्रिसिएशन देख रहे हैं वो एज पर बुक्स है एंड नॉट एज पर इनकम टैक्स। ये पॉइंट हमेशा याद रखो कि एज पर बुक्स ही हमें जाना है कि एज पर बुक्स मेरा बिजनेस लॉस कितना था लास्ट ईयर में, एज पर बुक्स मेरा डेप्रिसिएशन कितना था। तो हम लोग दोनों चेक करेंगे एंड सपोज मेरा बिजनेस लॉस था 2 लाख, अनएब्स ऑफ डेप्रिसिएशन था 1,60,000। तो इसमें से क्या लेंगे हम लोग, विच एवर इज लेस। तो 1,60,000 हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है या नहीं समझ? ओके, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आपके बुक्स में करंट ईयर में प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन आपको दिख रहा है कि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एंड डेप्रिसिएशन है फॉर लास्ट ईयर, बट ये कौन सा, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट एज पर इनकम टैक्स। तो अगर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2 लाख का लॉस एंड 1,60,000 का अनएब्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे इन दोनों में से विच एवर इज लेस। अभी देखो, एज पर इनकम टैक्स हम लोग दोनों एडजस्ट करते हैं कि नहीं, याद करो। यस यस, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों एडजस्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको दोनों में से विच एवर इज लेस रहेगा उसको एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग विच एवर इज लेस विल बी एडजस्टेड फ्रॉम दिस फिगर। लास्टली, प्रॉफिट फ्रॉम सिक कंपनी। प्रॉफिट फ्रॉम सिक कंपनी मीन्स अगर कोई लॉस मेकिंग यूनिट रहेगा तो जैसे हम लोगों ने प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी ऐड किया है, वैसे प्रॉफिट फ्रॉम सिक कंपनी, एक्चुअली स्पीकिंग मेरे कंपनी में मेरा ही प्रॉफिट इंक्लूड होना चाहिए। आई शुड नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ऑफ अदर पार्टी, राइट। तो अदर पार्टीज का मुझे प्रॉफिट लॉस लेना नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर मेरे लिए क्या रहेगा, दूसरे का प्रॉफिट अगर मेरे प्रॉफिट में इंक्लूडेड रहेगा तो मुझे उसको लेस कर देना। तो लॉस ऑफ सिक यूनिट रहेगा तो ऐड बैक करेंगे एंड प्रॉफिट ऑफ सिक कंपनी रहेगा तो उसको लेस कर। डेफर्ड टैक्स हमने ऑलरेडी देख लिया। देन देयर इज सेक्शन कॉल्ड 115 BBF। Royalty which is earned by the companies is charged to tax at a special rate of 15%। तो ऑलरेडी उनको कंसेशनल रेट से टैक्स दिया है, तो अगर मैट में मैंने वो इनकम रखा वैसे, लाइक फॉर एग्जांपल इधर बुक्स में रॉयल्टी है 5 लाख। तो अगर मैंने ये रॉयल्टी को एडजस्ट नहीं किया तो ये 5 लाख पे सीधा क्या आएगा, 30% से टैक्स आएगा। जबकि सेक्शन 115 BBF ने आपको कंसेशनल रेट से टैक्स चार्ज करने को दिया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको सीधा लेस कर देंगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। एंड ये लेस करने के बाद जो आपका बुक प्रॉफिट आएगा अल्टीमेट प्लस माइनस होने के बाद, फिर ये दोनों का डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ बुक प्रॉफिट। एंड फिर बुक प्रॉफिट के आगे हमने देखा था कंप्यूटेशन कैसे करना है। बुक प्रॉफिट पे 15% सरचार्ज सेस, इनकम टैक्स के हिसाब से 30% सरचार्ज सेस, विच एवर इज हायर उतना टैक्सेस आपको पे करना पड़ेगा। ऑलराइट,
सर मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो सब भी अलग से चार्ज होगा ना 20%? नेट प्रॉफिट में वो आ गया ना सब, उसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है नहीं उसके ऊपर एलटीवी? सीधा 15%। एंड उसमें भी देखो आप सेक्शन 54 में, आपको याद है सेक्शन 54, 54B, EC, Yes, sir. 54F, वो सब में हम लोग एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, बराबर। इधर कुछ एग्जम्पशन का पॉइंट लिखा है क्या? नहीं। नहीं, तो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने 54 EC में शेयर्स बॉन्ड्स परचेज कर दिया, तो will that company be eligible for claiming exemption under section 54 EC? As per income tax, yes, they can do it. But as per books of accounts, as per MAT, should you adjust that investment or should you adjust that exemption? No, right? क्यों no? Because यहाँ पे हम लोग लॉस को एडजस्ट करने वाले हैं, सॉरी sorry, I lost my point. सर वो आप बॉन्ड्स रिलेटेड एलटीजी तो बॉन्ड्स रिलेटेड में पॉइंट बोल रहा था, तो 54 EC में अगर मैं एग्जम्पशन क्लेम कर रहा हूँ, सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20 लाख एंड मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके लेस एग्जम्पशन क्लेम किया, तो नेट कितना आएगा? 0 आएगा, राइट? लेकिन भले यहाँ पे नेट 0 आया, लेकिन बुक प्रॉफिट के हिसाब से ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो तो इनकम में ही दिखेगा आपका, प्रॉफिट में, बराबर। एंड अगर प्रॉफिट में आपका 20 लाख दिख रहा है, उसके सामने एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए कुछ स्कोप है क्या? नहीं। तो you will end up paying taxes on this 20 lakh as well, because ideally you cannot claim exemption as per book profits. Are you getting this? यस सर। Yes. ये एग्जाम्पशन Secondly, टैक्सेशन के बेसिस पे इसलिए। yes. Secondly, 35 AD या जो स्पेसिफिक डिडक्शंस है ना, साइंटिफिक रिसर्च अप्रूवल वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसमें हम लोग कंपनीज एक्ट में कुछ चेंज करते क्या बुक्स में, कि सपोज एज पर 35 AD कैपिटल एक्सपेंडिचर को सीधा अलाउ कर देना है, डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं करना, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन क्लेम करता हूँ, राइट? यस। हाँ, एंड आउट ऑफ द बुक्स मतलब नेट प्रॉफिट मिलने के बाद में उसमें एडजस्ट करता हूँ 35 AD का डिडक्शन, आई रिड्यूस इट सेपरेटली। वैसे यहाँ पे कुछ स्कोप है क्या उसको कम ज्यादा करने के लिए? तो यहाँ पे कुछ स्कोप नहीं है। तो यही एडजस्टमेंट प्लस माइनस करने के बाद जो बुक प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर सीधा 15% सरचार्ज से कंप्यूट करके आपको टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करना है। ऑलराइट, यस। सर 6A का भी डिडक्शन मिलेगा ना? हाँ, चैप्टर 6 से का भी डिडक्शन चला जाएगा, बिकॉज चैप्टर 6 से इधर किधर दिख ही नहीं रहा है, सीधा हम लोग जो टोटल ले रहे बुक प्रॉफिट उसके ऊपर सीधा 15% टैक्स आ रहा है, तो चैप्टर 6 से का बेनिफिट भी गया, राइट? Alright, so everyone is clear with the fundamental how to calculate book profit, then how to calculate tax as per income tax, how to calculate tax as per MAT, then कितना पे करना है, कितना MAT credit adjust करना है, क्लियर है सबको? सर तो कितने सारे डिडक्शंस तो इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर टैक्स कंसेशनल रेट पे मैट का फायदा ही नहीं है कुछ। सॉरी, 35 AD काफी सारे डिडक्शंस है वो सब मिलेगा नहीं, तो इससे हाँ। बेसिस पे प्रॉफिट ज्यादा ही दिखेगा, तो प्रॉफिट Yes. ज्यादा दिखेगा पर टैक्स कम कर रहे तो नेट नेट ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। जो नॉर्मल जो 30% का टैक्स स्लैब है हाँ, मैट में इसमें ना, नहीं करेक्ट, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। बहुत बार तो मैट के हिसाब से ही टैक्स आता है, बिकॉज 35 AD में क्या होता है, सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाता है ना पूरा, मतलब सपोज 1 करोड़ का मशीन है तो पूरा 1 करोड़ हम लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं। एग्जैक्टली, इधर तो उसमें सिर्फ प्रॉफिट डेप्रीसिएशन मतलब हार्डली 15-20 लाख उसमें से चला जाए। यस सर। यस,
तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है. वंस वी सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि मैट के हिसाब से वर्किंग कैसे करना. ऑलराइट, ये लिख लिया Yes, sir. सबने? लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया रहेगा तो मैं सम स्टार्ट कर. जिनका लिख के हो गया वो फटाफट पहला क्वेश्चन रीड कर लो. एंड इसमें से किधर किधर एडजस्टमेंट आएगा बुक प्रॉफिट के हिसाब से, मैट के हिसाब से, वो मुझे बता. एक बार क्विकली रीड कर लो.
गया? चलो मैंने फॉर्मेट कॉपी पेस्ट तो कर दिया। ओके, अभी आपको वर्किंग करते हो क्या क्या देखना है, जो जो एडजस्टमेंट्स आएगा वो हम लोग करते जाएंगे, राइट? यस, ओके। नेट प्रॉफिट कितना आएगा बताओ मुझे। 250. आपने कुछ किया वर्किंग? ओके, first adjustment, company paid remuneration after providing depreciation of 1 lakh as admissible under the income tax act। तो उसका कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह पे 250 आएगा। First adjustment, company paid remuneration of 1,02,000 to 3 whole-time directors, though articles of association do not provide for such payment। अभी tell me whether there is any provision in income tax which says अगर articles of association में पे नहीं किया तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब वो एक्सपेंस डिसअलाउ होगा, ऐसा कुछ लिखा है किधर? नहीं. नहीं। हाँ, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक्सपेंस को अलाउ करना पड़ेगा। एंड बुक प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते वक्त डू आई नीड टू एडजस्ट दिस 1,02,000? बुक प्रॉफिट में देखो, आपको सिर्फ ये लिस्ट याद रखना है, ये लिस्ट में प्लस माइनस में वो पॉइंट है तो एडजस्ट करो, वरना एडजस्ट मत करो। एंड अपूर्व, मैंने ये पूरा लिस्ट लिखा है, जस्ट फॉर्मेट कॉपी पेस्ट किया इसके लिए, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन व्हिच यू रेज्ड, got it, got it. This is the exhaustive list जो दिस इज आपने एग्जॉस्टिव लिस्ट। ओके, then miscellaneous expense include 15,000 towards penalty for non-fulfillment of conditions of a contract of sale for reasons beyond control। अभी ये बिजनेस एक्सपेंस है, हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन मैन इवन पार्टनरशिप फॉर्म के सम्स में देखा था कि ये एक्सपेंस क्या होगा, अलाउड एज डिडक्शन होगा, राइट? तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं आएगा, मैट के हिसाब से भी कुछ डिसअलाउंस नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। Then company received fees of 75,000 from Indian company for supply of know-how for installation of machinery. This was credited to P&L। अभी आपको नो हाउ के लिए फीस मिल गया, तो इज इट योर इनकम? अदर सोर्सेस में जाएगा. क्योंकि सर एबी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो फिर उसने जो टेक्नोलॉजी नो वगैरह सब प्रोवाइड किया वो अदर सोर्सेस में. हाँ, उसको आप इस तरीके से ट्रीट करते हो, दैट कर सकते हो कि यू कैन कंसिडर दैट एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। कितना है? 75,000। एंड फिर हम लोग उसको अदर सोर्सेस में कंसिडर करेंगे।
देन हाँ, मैट में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैट में इधर ऐसा कुछ बोला है? नहीं, तो इधर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है. Now, traveling expenses include 15,000 in respect of visit of technical director to West Germany to study the export market for chemicals. ये ट्रैवलिंग कॉस्ट किसके लिए हुआ? हम लोग फॉरेन स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर केमिकल स्टडी करना है तो वहां पे जाके आपको देखना पड़ेगा. आप सिर्फ वर्चुअल मीटिंग लेके फायदा नहीं. तो अगर आपने विजिट किया फॉर चेकिंग ऑफ द केमिकल्स, सो ये एक्सपेंस क्या रहेगा? बिजनेस एक्सपेंसेस रहेगा. तो इसमें कुछ भी डिसअलाउंस नहीं आएगा. मैट में तो ये पॉइंट है ही नहीं, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसअलाउंस. बट 15,000 in respect of visit of MD to America for purchase of machinery for the proposed new unit. ये क्या होगा? ये एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करेंगे. कैपिटलाइज करेंगे, करेक्ट. बिकॉज एक्सपेंडिचर incurred for acquiring capital asset is treated as capital expenditure. So travel expense for purchase of machinery कितना है? 15,000. इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे अलग से. $15,000 पे 15%. अभी उन्होंने दिया नहीं है कभी परचेज किया, तो हम लोग पूरा 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे. Then other income credited to P&L includes dividend income received from Indian company. ये इधर से लेस होगा. सर उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे क्या? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसमें. मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलना चाहिए. मशीनरी किधर से आया? फॉरेन. फॉरेन से. तो फॉरेन का अलाउड होता है क्या? नहीं होता है. रूल क्या है? अगर इंडिया से परचेज किया, डोमेस्टिक परचेज इज अलाउड. अगर फॉरेन से परचेज किया तो उसका बेनिफिट मिलेगा क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन का? नहीं, इसके लिए नहीं है. ओके. ऑलराइट. हाँ, सॉरी, एक्सपेंस नहीं. हाँ, डिविडेंड कितना है? 30,000. उसको अदर सोर्सेस में लेना पड़ेगा. तो एक मिनट, मैं इधर ओके. देन डोनेशन इंक्लूड्स. अब ये डोनेशन तो डिसअलाउड करना पड़ेगा. उसमें से सिर्फ कौन सा डिसअलाउ करेंगे? चैरिटेबल ट्रस्ट का डिसअलाउ करेंगे. दूसरा आपको अलग से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? वो 35 में 100% डिडक्शन मिलता है. लास्ट ईयर तक कैसे था? वेटेड डिडक्शन था. तो इट वाज गुड कि आप अलग अलग कंसिडर करो. बट सिंस अभी से 100% अलाउड है, तो उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर लेस डिडक्शन अंडर 80G डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, ये आपको कंप्यूट करना पड़ेगा. लेकिन हम लोग कैन आई पुट द फिगर डायरेक्टली हियर? नो, वो फोर्थ कैटेगरी है. फोर्थ कैटेगरी है तो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और डोनेशन विच एवर इज लेस लेके फिर आपको ये कंप्यूटेशन करना पड़ेगा.
आर यू गेटिंग दिस? तो इसके लिए ये हम लोग अलग से बाद में कंप्यूट करते हैं, पूरा इनकम कंप्यूटेशन होने के बाद। इंटरेस्ट इंक्लूड्स 5000 पेड फॉर इंस्टॉलमेंट्स ग्रांटेड फॉर सेल्स टैक्स पेमेंट। ये तो एक्सपेंस इज अलाउड एज डिडक्शन है, तो उसको कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। देन इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट विदाउट टीडीएस, ये कितना डिसअलाउ होगा? 100%. 100% Yes. salary. अभी तक देखो जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट डिस्कस किया उसमें से कुछ भी एडजस्टमेंट मैट के रिलेटेड था क्या? मैट में एक भी पॉइंट आया था क्या अभी तक का? नहीं सर। नो। एंड देखो इवन विदाउट टीडीएस का जो पॉइंट है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स सॉरी इनकम टैक्स के हिसाब से डिसअलाउ होता है, बट मैट में से किधर भी लिखा नहीं कि टीडीएस कट नहीं किया तो एक्सपेंस डिसअलाउ, तो आपको वो सब लेना ही पड़ेगा। Okay, salary includes bonus amounting to 90,000, bonus paid on 15/10/2021. इसको क्या करेंगे? Disallowed. Yes, bonus paid after due date of filing return. कितना है? 90,000. Okay. Long-term capital gain on sale of shares through recognized stock exchange. तो इसको क्या करेंगे? कितना है? 1,40,000. अभी देखो डायरेक्टली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट दिया है तो कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव गिवन द फिगर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर वो फिगर नहीं देते तो डिस्प्यूट आने का चांसेस था, बट सिंस दे हैव गिवन द फिगर नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड हियर। सो 140 हम लोग सीधा क्या करेंगे? लेस कर देंगे एंड एक्सपेंसेस ऑन शेयर्स को एड बैक कर देंगे। एंड बाद में इनकम कंप्यूट करते वक्त आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से लेना पड़ेगा। ऑलराइट, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 1,40,000. तो जीटीआई कितना आएगा? $4,12,750. आ गया आपका आंसर? ऑलराइट, अभी हमें डिडक्शन के लिए अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट फॉर डोनेशन। एडजस्टेड जीटीआई कितना आएगा? 4,12,750 लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 140 कितना है? 27,27,50. डी 27,27,50. 2,72,750.
ओके 2,72,750। तो 10% ऑफ एडजस्टेड GTI कितना आएगा? 27,275। डोनेशन कितना है? 40,000। विच एवर इज लेस, डिडक्शन कितना मिलेगा? कितना आएगा? 13,638. 13,638। ओके सो 13,638 मैं लेस करता हूँ तो आएगा 399,112। अब इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 1,40,000। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कितना आएगा? अंडर सेक्शन 112A। 112A का रूल क्या है? 10%. 1 Less लाख के 1 ऊपर lakh. 10%। तो कितना आएगा? 40,000 पे 10%. 40,000 पे 10%, so 4,000। Is everyone clear? 40,000 पे आपको 10% कंप्यूट करना पड़ेगा जो आएगा 4,000। 1 लाख तक एग्जम्प्ट होता है तो बैलेंस अमाउंट 40,000 पे 10%, सो 4,000 प्लस 160, 4160। एंड बैलेंस इनकम जो रहेगा उसके ऊपर 30%, सो टोटल टैक्स कितना आएगा? 85,003। डू यू एग्री? यस। अभी इधर मैट में सिर्फ एक एडजस्टमेंट आएगा डेप्रीसिएशन का 1 लाख, वो भी ऐड 1 लाख होगा एंड लेस 1 लाख होगा तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है। तो 25 लाख 2,50,000 पे प्रॉप टैक्स कितना आएगा? 15%, विच इज 37,500 प्लस 1,500, 39,000। सो टैक्स पेएबल कितना आएगा? विच एवर इज हायर, $85,003। मैट क्रेडिट क्रिएट होगा क्या इधर? No. No, because if you are paying tax as per regular income tax provisions, तो MAT नहीं आए। All right. लिख लो अभी। कैसे लग रहा है? समझ में आ रहा है सबको? बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में योर नेट प्रॉफिट इज 22,35,000, so that will come same at both places. Right? Then amount withdrawn from general reserve, ये क्या होगा? दोनों साइड में Net में less. लेस होगा, इधर भी लेस होगा।
समझ में आया? बिकॉज दैट इज नॉट योर रियल इनकम, राइट? अभी डेबिट साइड में सैलरी, वेजेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन. नाउ सी डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स का अलग दिया, तो हम लोग इधर एड बैक डेप्रीसिएशन करेंगे एज पर बुक्स. कितना है? 5 लाख. एंड डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है? 1143. 11,45,000. ऑलराइट. यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा? प्लस में 5 लाख होगा, लेस में 43 है ना डेप्रिसिएशन. सॉरी 11,43,000 है ना डेप्रिसिएशन. नहीं, इधर बुक्स लेना है ना. डेप्रिसिएशन का बोल रहा हूँ. हाँ, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स. ये इनकम टैक्स का लिया. हाँ, वो 1143 है ना सम में दिया. 1143, सॉरी 1143, करेक्ट. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इनकम टैक्स 4 लाख ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड होगा. वेल्थ टैक्स इधर ऐड होगा. मैट में ऐड होगा क्या वेल्थ टैक्स? नहीं, कुछ बोला नहीं इसका. कुछ बोला नहीं है तो उधर एडजस्ट नहीं होगा. देखो अभी तो इतना वेल्थ टैक्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ इट इज बीन एबॉलिश्ड. बट अगर कोई पुराना केस रहेगा तो आपको फिर वो पे करना पड़ेगा, जितना टैक्स रहेगा उतना. ऑलराइट. देन एक्साइज ड्यूटी ड्यू, उसका कुछ एडजस्टमेंट दिया है. हाँ, एक्साइज ड्यूटी वाज पेड ऑन 2nd December 2021. So this is paid after due date of filing return. So excise duty paid after due date of filing return. तो वो डिसअलाउ होगा कितना? 1 लाख. देन प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस, इसको एड बैक करना पड़ेगा. हाँ, इसका एक्साइज ड्यूटी का इसमें कुछ इम्पैक्ट आएगा? नहीं. नहीं. सेकेंड इम्पैक्ट इसका किधर जाएगा? प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी 60,000. प्रपोज डिविडेंड दोनों में एड बैक हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस नाउ? यस सर. प्रपोज डिविडेंड है 80,000, इधर प्रपोज्ड डिविडेंड आएगा 80,000. लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 50,000. इधर भी एड बैक करना पड़ेगा लॉस ऑफ सब्सिडियरी. जैसे सिक कंपनी का प्रॉफिट लेस करते वैसे लॉस क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा. फिर ऑडिट फी तो अलाउड है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अलाउड है. हाँ, कस्टम ड्यूटी का क्या होगा बताओ? सर उसमें एग्जैक्ट डेट नहीं दिया, कभी देखिए फाइनेंशियल ईयर बोल दिया. हाँ, तो which was due on 31st March 2020 was paid during financial year 2020-21. हाँ,
तो हम लोग अज्यूम करेंगे इट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन करना पड़ेगा। इसको आप देखो डेट दिया नहीं था, अभी आप दो अजम्पशन ले सकते हो। एक तो अज्यूम करो ये सितंबर के पहले पे हो चुका है, अगर सितंबर के पहले पे हुआ है तो आपको कुछ भी एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा। एंड अगर सितंबर के बाद पे हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। यस, नहीं तो उधर एक लाइन ऐड कर दो, कस्टम ड्यूटी वाज पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल। ठीक है, हम लोग इसके लिए नोट लिखते हैं, कस्टम ड्यूटी कितना है, 1,20,000। ओके, या अभी जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, वो हमें दोनों क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। Brought forward loss and brought forward depreciation. Brought forward loss कितना है? अभी यहाँ पे कौन सा फिगर लेंगे हम लोग, टैक्स पर्पस वाला या अकाउंटिंग पर्पस वाला? इसमें टैक्स पर्पस, Yes. इनकम टैक्स में। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 372। चैप्टर 6 से डिडक्शन कुछ नहीं है, थ्री 372 पे 30% तो आएगा 1,16,064 रुपीज, करेक्ट। ये एस्पेक्ट क्लियर है। अभी दूसरा आपको वर्किंग करना पड़ेगा, इसके लिए अभी इधर क्या करना पड़ेगा, कैरीड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। हाँ, इसमें क्या क्या फिगर आएगा बताओ। 12 lakhs and 3 lakhs, sorry 10 lakhs and 3 10 lakhs एंड 3 lakhs। समझा क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमें बुक्स के हिसाब से फिगर लेना है। 10 lakh एंड 3 lakh विच एवर इज लेस, तो 3 लाख रहेगा। तो कौन सा टैक्स ज्यादा है? मैट क्रेडिट कितना क्रिएट होगा? 2,31,036 का मैट क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस?
सर जो पीएनएल में 4 लाख इनकम टैक्स का दिया है दैट इज एक्चुअली पेड टैक्स ना, तो फिर उसको हम मैट में प्रोविजन करके कैसे लिख सकते हैं? किसमें? जो पीएनएल में इनकम टैक्स दिया है 4 लाख रुपीस का, वो एक्चुअली पेड रहेगा। हाँ ओके, तो हम लोग उसको ओके तो अभी मतलब डिसअलाउड होगा ही, whether होगा it ही। is हाँ, मैंने paid स्टार्टिंग में or not. बताया ना, इनकम टैक्स पेड रहेगा या पेएबल रहेगा, वो तो डिसला होगा ही, बिकॉज देखो दैट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम ना, Yes, हाँ। एनी विच केस, तो इसके लिए वो डिसला हो जाए। ओके। क्विकली लिख लो इसको, फिर थर्ड सम पे जाए। सर थर्ड सॉल्व करें? थर्ड सम करो, सेकंड हो गया सबका, तो थर्ड स्टार्ट करते हैं। ओके सर। हो गया सेकंड सबका? यस और नो? हो गया सेकंड या बाकी है? सर डन। हो गया सबका सेकंड, ठीक है।
देख लिया, अभी स्टार्ट करें। ओके, इनकम साइड का पहला एडजस्टमेंट बताओ क्या क्या करेंगे। आईटी में ईओ यू वाला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दिया। यू वाला क्या होगा? एग्जाम है ना, तो फिर इसमें कंसिडर्ड सेपरेटली एग्जाम इनकम में लेस करेंगे एंड उसके रिलेटेड एक्सपेंस 9 लाख ऐड बैक करेंगे आईटी में। इनकम है ना, सर 15 लाख से। नहीं ये 10,60,000 है ना। सर वो सेल ऑफ अदर बिजनेस 10/60 है। हाँ सॉरी, ओके, उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस कितना है? यस, ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, ये क्या करूं मैं? फिर उसको अदर सोर्सेस में लेना पड़ेगा। कितना है? 20,000। ऑलराइट, उसके बाद एक्सपेंसेस में आईटी और जनरल रिजर्व। then provision for contingent liability, unlike proposed dividend add back करेंगे 2 लाख। बुक प्रॉफिट, सॉरी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन बुक्स को इग्नोर कर देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। Unabsorbed depreciation 1,60,000,
सर नेट प्रॉफिट 1,80,000 है। मेरा लास्ट और क्या एडजस्टमेंट आएगा? सर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे? राइट, ये आईटी पेड 1 लाख है ना सर? नहीं सर, वो 9 lakhs था, आईटी पेड 1 lakh था। ये जनरल रिजर्व 4 लाख है, ये 1 लाख है, बाकी करेक्ट है ना सर? Yes. और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 360 एडजस्ट करें। 4 लाख 60 है, लेकिन 4 लाख 60 में से 360 एडजस्ट होगा, हाँ, 1 लाख कैरी फॉरवर्ड करना। हाँ नहीं नहीं, अदर सोर्सेज के सामने अदर कर सकते। सोर्सेज के सामने एडजस्ट कर दे। तो टैक्स 0 आएगा एंड नीचे नोट आएगा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरीड फॉरवर्ड, कितना आएगा? 80,000। 80,000। सर सर ये जो 460 का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था वो अप टू 360 एडजस्ट किया वहां पे और बाकी बैलेंस अदर बिजनेस में गया ना, अदर सोर्सेस में वही एडजस्टमेंट किया ना। यस यस, 4 लाख 60 में से 3 लाख 60 लेस कर दिया, फिर जो हाँ बचा वो दूसरे जगह पे हम लोगों ने एडजस्ट किया। और बाकी का 80,000 कैरी फॉरवर्ड। ऑल राइट, डन ये साइड। तो यहाँ पे टैक्स पेबल 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या क्या एडजस्टमेंट आएगा? अब ये एग्जाम्पशन 10AA में आता है, इसके लिए हम लोगों ने उसको प्लस माइनस कर दिया, बट 10, 11 एंड 12 में नहीं आता, तो उसको हम लोग प्लस माइनस नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स पेड 1 लाख वो ऐड हो जाएगा, देन जनरल रिजर्व 4 लाख वो ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी ऐड हो जाएगा, प्रपोज डिविडेंड 2 लाख ऐड हो जाएगा, सर देन वो 1 lakh है। प्रपोज Contingent, डिविडेंड 2 लाख। हाँ contingent। ऑलराइट, और क्या एडजस्टमेंट है? हाँ ये 2 लाख और 1,60,000, ये दोनों में से विच एवर इज लेस, so 1,60,000। ऑलराइट,
8,20,000 है, 8,20,000 पे टैक्स 15% आएगा. सो अल्टीमेटली आपका मैट क्रेडिट पूरे अमाउंट का हो जाएगा एंड आपका टैक्सेस पर इनकम टैक्स 0 होगा. ऑलराइट. यस. बाकी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करेंगे.
हो गया लिख के? यस सर। यस सर। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे फिर? क्वेश्चन Yes. नंबर 5। तो जितना हो सके उतना ट्राई करो, फिर कल हम लोग आंसर चेक करते हैं उसका। सर फिफ्थ करना है ना? फिफ्थ क्वेश्चन ओके नंबर 5। ओके। कल हम लोग 10 बजे मिलेंगे। मॉर्निंग में नहीं है? मॉर्निंग एफएम है, उसके बाद हम लोग टैक्स ले लेंगे। अच्छा, हॉलीडे है ना कल तुम्हें? हॉलीडे तो है पर नहीं चलेगा। देन 10 to 12:30 तक ले लेंगे हम लोग। ओके सर। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप होमवर्क करके आओ, फिर हम लोग कल 10 o'clock को स्टार्ट करते ओके हैं। ओके, ओके सर। या थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय।